नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंता खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने नेताओं के साथ किया घंटों मंथन। पार्टी में पनपे कलह पर विराम लगाने का आह्वान, कहा एकजुट होकर करे काम। पीएल पुनिया से मिलने के बाद अपने बयानों से पलटे विधायक प्रीतम सिंह, कहा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पार्टी को कर रहा मजबूत। बीजेपी को नसीहत, शीशों के मकान में रहने वाले पत्थर ना फेंके। चारधाम यात्रा की तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटी सरकार, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। केदारनाथ धाम में आकर्षण का केंद्र बन रही ध्यान गुफा, बुकिंग फुल। और देहरादून के त्यूनी आगजनी हादसे की जांच में बड़ा खुलासा। डीआईजी निवेदिता कुकरेती का बयान, प्रशासन की नहीं थी लापरवाही, सभी आरोपों को किया खारिज। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं कांग्रेस में पनपे कलह की। कांग्रेस में कलह को शांत करने उत्तराखंड आए पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की। पुनिया ने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है। पर्यवेक्षक की मौजूदगी में हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसमें अंदरूनी कलह को शांत करने पर मंथन हुआ। आपको बता दें कि बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के अलावा फ्रंटल मोर्चा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पुनिया ने पार्टी में चल रहे असंतोष पर विराम लगाने के साथ ही आगामी चुनाव को लेकर एकजुट होकर मैदान में उतरकर तैयारी करने का आह्वान किया। वहीं पर्यवेक्षक पीएल पुनिया से मिलने के बाद कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के अल्फाज पूरी तरह से बदल गए। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले प्रीतम ने अपने बयानों से पार्टी को जहां असहज किया था, वहीं अब प्रीतम ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाया। गढ़वाल कुमाऊं के तालमेल पर प्रीतम ने कहा कि उनके किसी भी बयान में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। पर्यवेक्षक पुनिया से बातचीत पर प्रीतम सिंह ने कहा कि बंद कमरे में हुई बातों को यूं ही बयान नहीं करते। कांग्रेस में मचे घमासान पर चुटकी ले रही बीजेपी को प्रीतम सिंह ने हिदायत दी कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। क्या नाम बात आज हमारे पर्यवेक्षक आए, उससे संबंधित आप बात करें। सर, आपने कुछ संगठन की कुछ नियुक्तियों को लेकर कुछ मैंने ना पहले कभी कुछ कहा नियुक्तियों को लेकर के, ना मैं अब कहा और ना मैं भविष्य में कहूंगा। जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपनी सुविधा अनुसार जो है संगठन बनाता है और उसको चलाता है। उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से यूपी के इंटेलिजेंस ब्यूरो खुद यूपी सरकार के अलावा विपक्षी दलों के निशाने पर है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का मानना है कि अगर कोर्ट अतीक और अशरफ को सजा देता तो ये नजीर साबित होता। महारा ने रात के वक्त मेडिकल कराए जाने पर भी सवाल उठाया, साथ ही अतीक के बेटे के एनकाउंटर को भी गलत ठहराया है। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि अतीक अहमद एक अपराधी था और बड़ा अपराधी था और उसको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सजा उसको कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए थी। हिंदुस्तान में कानून है, संविधान है और कोर्ट्स हैं और कोर्ट सजा देती है। हमारे यहाँ उम्र कैद से लेके फांसी तक की बड़ी से बड़ी सजाएं हमारे यहाँ है। और अतीक अहमद को क्या सजा देनी थी ये कोर्ट के जज ने तय करना था, लेकिन जिस तरीके से उसके 19 साल के बेटे को, जो लॉ का स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर का, जिस पर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था, उसका एनकाउंटर करना, उसके बाद पुलिस अभिरक्षा में 17 पुलिस वालों के बीच में रहते हुए भी उसकी हत्या कर देना और रात को उसको मेडिकल के लिए ले जाना, ये सब अपने आप में शंका पैदा करता है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जंगल राज इस देश में बस गया है और सरकार को कानून पर भरोसा नहीं है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति और निर्माण कार्यों में गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी के चलते कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही गड़बड़ियों में शामिल अधिकारियों के नामों का खुलासा किया जाएगा। सिन्हा की माने तो विश्वविद्यालय में 5 से 6 करोड़ तक का घोटाला हो सकता है।
आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का मामले में देखिए कुछ अनियमितताएं थी, जिसमें कि वहां के वित्त अधिकारी के ऊपर बात आई थी, और उस अनियमितता के बाद किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ वहां के कॉर्पस फंड को तोड़ के, और कुछ ऐसी चीजें हुई जिसमें कंस्ट्रक्शन में कुछ अनियमितता थी, और कुछ वहां पे जो रिक्रूटमेंट किया गया उसमें अनियमितता थी, जिसपे कि मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं त्यूनी मामले की जांच में अहम जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि डीआईजी ने फायर की लापरवाही से इनकार किया है। जी हां, डीआईजी ने फायर की लापरवाही से इनकार किया है। हादसे की जांच कर रही डीआईजी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि जिस मकान में आग लगी थी वो 1991 में देवदार की लकड़ी से बनाया गया था। मकान में बने कमरे काफी छोटे थे, घर में कोई अन्य दरवाजा नहीं था, और जिससे अंदर जो फंसे बच्चे थे वो बाहर निकल पाते। निवेदिता ने बताया कि उस घर में 9 परिवार रह रहे थे। घर में 15 सिलेंडर मौजूद थे, जिनमें से 4 से 5 सिलेंडर फटे हैं। अधिकारी ने बताया कि फायर सर्विस की गाड़ी में पर्याप्त पानी था, मगर आग इतनी भयानक थी कि पानी खत्म हो गया था। बाकी कोई खिड़की नहीं थी, जो कि दूसरी तरीके से जहाँ से एग्जिट का रास्ता इस्तेमाल किया जा सकता, और एक ही तरफ रोड की तरफ फेसिंग ये मकान था। इसमें लगभग 9 परिवार रहते थे, जिनकी जो है सिलेंडर्स भी वहाँ पर थे। नीचे एक राशन की दुकान थी, और सबसे नीचे देवदार की कुछ बल्लियाँ भी रखी हुई थी, जो कि बयानों में पता लगा है। इसके उपरांत वहाँ पे जब आग लगी तो एंट्री गेट में आग लगी, जो कि पूरा देवदार का था, और 1951 का ये मकान बना हुआ है। तो उसमें बहुत भयंकर आग पकड़ी, और एग्जिट का कोई और रास्ता नहीं होने के कारण वहाँ पे जो है आग जो है बहुत ज़्यादा फैली, और उसने पूरे घर को जो है कब्जे में ले लिया। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में इस बार काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार चारधाम यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। काफी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचेंगे। दर्शन के लिए तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन के अलावा श्रद्धालु ध्यान गुफा में भी अपनी काफी रुचि ले रहे हैं। अभी से गुफा में ध्यान के लिए बुकिंग फुल हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु इस बार बम्पर बुकिंग करा रहे हैं। श्रद्धालु के उत्साह का अंदाजा अब तक हुए रजिस्ट्रेशन से लगाया जा सकता है, क्योंकि अब तक तकरीबन 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं अकेले केदारनाथ धाम में संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है। लेकिन इन सब के अलावा श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र केदारनाथ में ध्यान गुफा है। इस ध्यान गुफा के लिए भी बुकिंग कराई जा रही है। GMVN केदारनाथ ने बनी ध्यान गुफा का संचालन करता है। GMVN का कहना है कि अब तक तकरीबन जून तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। निसंदेह जो ध्यान गुफा है उसका क्रेज, उसकी लोकप्रियता लोगों में बहुत ज़्यादा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के वहाँ पर प्रवास के पश्चात जो उसके प्रति लोगों का आकर्षण है वो इस स्थिति तक है कि उस पर्टिकुलर गुफा में हमारे पास अगले मतलब यात्रा शुरू होने से 1.5 महीने तक की पूरी हमारे पास बुकिंग है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ यात्रियों से कि उसके अलावा भी हमारे पास, वो तो ऑनलाइन हम लोग उसको बुक करते हैं, उसके अलावा भी 3 गुफाएं और स्थानीय प्रशासन के द्वारा बनाई गई है, जिसमें से एक गुफा जो है वहाँ स्थानीय प्रशासन के पास है। 2 गुफाओं का बुकिंग जो है गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास है। उन 2 गुफाओं में से जो ऑफलाइन गुफाएं उनकी भी हमें बुकिंग मिल रही है, और वो ऑफलाइन आधार पर हम लोग उसको करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ की पहाड़ियों पर 3 ध्यान गुफाएं बनाई गई हैं। इसमें से जिस गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया था, उसकी जून तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। ये गुफा मंदिर से लगभग 800 मीटर दूरी PR मंदाकिनी नदी के दूसरी ओर दुग्ध गंगा के पास बनाई गई है। GMVN ने इस गुफा का बुकिंग रेट 3000 रखा है। सिर्फ गुफाओं का ही नहीं, चारधाम यात्रा के प्रति लोगों में भक्ति भावना है, चारधाम के प्रति लोगों में श्रद्धा है, आस्था है। उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जानते हुए लोग जो है यहाँ आना चाहते हैं। तो हमारा पर्पज़ जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी स्थान विशेष की बजाय हम पूरा एक समग्र स्थिति में हम इसको देख रहे हैं कि लोग जिस श्रद्धा भाव भक्ति भाव से आते हैं, उसी क्रम में हम उनको उसी
प्रकार की सुविधाएं दे सके। उसमें एक जो गुफा पर्यटन भी है, जहाँ की चारधाम में श्री केदारनाथ जी में जो ध्यान गुफा बनी हुई है, और उसका जो प्राइस है, ऑनलाइन गुफा का प्राइस जो है 3200 का है। ऑफलाइन गुफाओं का प्राइस थोड़ा कम रखा गया है और वो लगभग 1500 के लगभग है। केदारनाथ की पहाड़ियों पर स्थित प्राकृतिक गुफाओं को ध्यान गुफा के रूप में तैयार किया गया है। साल 2018 में एक गुफा का निर्माण नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने किया था। उसके बाद साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गुफा में ध्यान लगाया था, जिसके बाद से यह ध्यान गुफा आकर्षण का केंद्र बन रही है और लगातार श्रद्धालु यहाँ आकर ध्यान लगाते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। नशा छुड़ाने के नाम पर शहर भर में संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्र अब विवादों में घिर चुके हैं और विवादों में घिरने की वजह देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में हुई युवक की दर्दनाक मौत भी है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र यातना गृह से कम नहीं है। पिछले 2 सालों में नशा मुक्ति केंद्रों में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जो इन केंद्रों में होने वाली बर्बरता को बयां कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नशा मुक्ति केंद्र को नशे की लत छुड़वाने का केंद्र माना जाता है। परेशान लोग अपने परिवार या रिश्तेदार को इस उम्मीद से वहां दाखिल करते हैं कि इस लत से उसे छुटकारा मिलेगा। इसके लिए वो मुंह मांगी रकम चुकाने को भी तैयार रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नशा मुक्ति केंद्र कम, नरक ज्यादा होते हैं? ऐसा हम नहीं बल्कि वहां के हालात खुद बयां कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात राजधानी देहरादून के नशा मुक्ति केंद्रों की कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शहर भर में करीब 40 नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर के पास स्टाफ की कमी है। एक कमरे में कितने लोग रखे जाते हैं, इसके बारे में भी कोई नियम नहीं है। ताजा मामला हाल ही में क्लेमेंट टाउन स्थित नशा मुक्ति केंद्र न्यू आराध्या फाउंडेशन का सामने आया था, जहां पर लोगों को भ्रमित करने के लिए काफी सर्टिफिकेट, स्टाम्प पेपर, फर्जी डॉक्टर के प्रमाण पत्र, मनोचिकित्सक के प्रमाण पत्र दीवार पर फ्रेम के साथ लगाए गए थे, जिन्हें देख लोग आसानी से इनके चंगुल में फंस जाते थे। लेकिन यहाँ ना तो कोई डॉक्टर था, ना ही कोई मनोचिकित्सक आता था, और तो और एक कमरे में 7 से 10 लोगों को रखा जाता था। अभी हाल ही में इसी नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र के संचालक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मगर यहाँ हम आपको बताते हैं कि पिछले 2 साल में नशा मुक्ति केंद्रों में कितनी घटनाएं घटित हुई है। 24 अक्टूबर 2021 को रिस्पना पुल के पास लाइफ केयर फाउंडेशन रिहैब सेंटर में भर्ती युवक की तबीयत खराब होने के बाद उसकी मौत हो गई थी। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 5 अगस्त 2021 को क्लेमेंट टाउन में प्रकृति विहार स्थित नशा मुक्ति केंद्र के संचालक पर केंद्र में भर्ती युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। 23 अगस्त 2021 को वसंत विहार स्थित जीवन परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र से 12 युवक भाग गए थे। 17 सितंबर 2022 में राजपुर थाना क्षेत्र के 20 गांव में जागृति फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र में एक मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उसका शव बाथरूम में फंदे से लटका हुआ मिला था। 12 अक्टूबर 2022 को वसंत विहार क्षेत्र में संचालित नशा मुक्ति केंद्र से 8 से 10 लोग भाग गए थे। 20 मार्च 2022 को बड़ोवाला स्थित नया सवेरा नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और संचालकों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। और अब 11 अप्रैल 2023 को चंद्रमणि स्थित नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत होने के बाद शव को परिजनों के घर के बाहर फेंक कर चले गए थे, जिसके बाद नशा मुक्ति केंद्र संचालक के साथ ही 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा पिछले दिनों नशा मुक्ति केंद्रों पर हुई घटनाओं को लेकर एक्शन मोड में आया। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि अब नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी केंद्रों के लिए चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। अल्टीमेटली फेस पुलिस को करना पड़ता है। हम अपने सर से मैंने सभी थाना प्रभारी को बता दिया है कि जहाँ क्योंकि इसमें एक्चुअली स्वास्थ्य विभाग का रोल ज्यादा है, इसमें आपका सोशल वेलफेयर विभाग की भी ज्यादा। पुलिस तो ये ऐसा है कि कोई घटना घट गई तो पुलिस का इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जितने भी इस तरह के जो नशा मुक्ति केंद्र है
उनको बुला करके उनको हम आगाह कर दे रहे हैं। बाकी भाई वहाँ पर क्या क्या मूल व्यवस्थाएं होनी चाहिए तो वो तो स्वास्थ्य विभाग का काम है और समाज कल्याण विभाग का काम है, तो वो हम कोऑर्डिनेट करके एक रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम अपने स्तर से एक क्या क्या प्रिवेंटिव होना चाहिए उसके लिए हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं और इंश्योर करेंगे कि भविष्य में ऐसे घटना दुर्घटना न घटे। वहीं नशा मुक्ति केंद्रों पर हो रही दुर्घटनाओं पर समाज कल्याण मंत्री ने भी चिंता जाहिर की है। ये कई घटनाएं हुई, अभी हल्द्वानी में भी हुई थी, कई 17-18 लोग कूद के भी भागे हैं, तो वहाँ नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी जिलाधिकारियों को भी पत्र भेज रहा हूँ और विभाग के रूप में इसमें कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी करूँ। नशा मुक्ति केंद्र क्या बुरी लत छुड़वाने के लिए बने हैं या वाकई ये केंद्र नरक बन चुके हैं, ये बात चिंता का विषय भी है और जांच का भी। जरूरत है इन केंद्रों पर कार्रवाई करने की। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। हल्द्वानी शहर में लगातार अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन प्रशासन और नगर निगम चुप्पी साधे हुए है। शहर के मुख्य चौराहे की बात की जाए तो काला डूंगी चौराहे, सिंधी चौराहा, एमबीपीजी कॉलेज से लेकर कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल के पास भी आपको बड़ा अतिक्रमण देखने को मिलेगा। यहां तक कि फुटपाथ पर भी लोगों ने अपनी दुकान सजाई हुई है। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि जल्द ही अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उच्चाधिकारियों ने भी लगातार इसके लिए निर्देशित कर रखा है कि जो भी इस तरीके से रोड पर अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा है उसमें कार्रवाई करें। तो इसके लिए नगर निगम और पुलिस विभाग के साथ एक संयुक्त ड्राइव जल्दी ही चलाया जाएगा। पौड़ी के खंदुखाल और जनासू मोटरमार्ग पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। दरअसल रेल परियोजना के निर्माण कार्य की वजह से इस मोटरमार्ग पर हर रोज कई ट्रक चलते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रक के भारी वजन की वजह से सड़क खस्ताहाल है और प्रशासन इसे दुरुस्त करना जरूरी नहीं समझ रहा है। क्षतिग्रस्त सड़क की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। रोड की स्थिति बड़ी दयनीय है। विगत कई सालों से 2 साल होते हैं, हमने LNT को भी, रेलवे को भी सारी बातें बताई कि ये है। अब इनकी कुछ गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं, कुछ उधर से ले जा रही हैं। इनका कमिटमेंट ये था कि हम रोड को जो है जैसे रोड थी उसको बिल्कुल यथावत बना देंगे, लेकिन आए दिन आज तक जो है रोड की स्थिति बड़ी बुरी बनी है। वहीं लक्सर में निजी कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल कुछ वक्त पहले कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों ने कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद YSS लेकर नौकरी से इस्तीफा ले लिया था और उस वक्त कर्मचारियों को कंपनी से आश्वासन मिला था कि जब भी कंपनियां भर्तियां निकालेगी तो पूर्व कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन मौजूदा वक्त में कंपनी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। खिलाफ ये है फैक्ट्री प्रबंधक के। हम आज लगभग आहिस्ता बैठे हुए 10 दिन हो गए लगभग, और 10 दिन में हमारी मांग किसी ने नहीं सुनी अब तक, ना कोई सुनने के लिए तैयार है। इसलिए हमने जो है धरना प्रदर्शन के लिए कल SDM साहब से परमिशन कराई। 18 तारीख से हम JK टायर के गेट पर बैठे। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई थी। यात्रियों से लेकर घोड़ा खच्चरों की असुविधाओं को लेकर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था और ऐसे में इस साल चारधाम यात्रा में सरकार कोई चूक नहीं चाहती, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। ये रिपोर्ट देखिए। जोरों पर चारधाम यात्रा की तैयारी। पिछली गलती पड़ गई थी भारी, इस साल ना हो कोई चूक, सरकार कदम रख रही फूक फूक। पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई थी। असुविधाओं की कई तस्वीरें सामने आई थी, जिसे लेकर राज्य की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। लेकिन अपनी गलतियों से सीख लेते हुए इस साल सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारी में जी जान लगा दी है। यात्रियों की व्यवस्थाओं से लेकर घोड़े खच्चरों के उपचार तक की तैयारी की गई, ताकि यात्रा के दौरान किसी को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। चारधाम यात्रा शुरू होने में समय बेहद कम बचा है। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। 25 और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। पिछले साल हुई चारधाम यात्रा में यात्रियों को आने वाली परेशानी और केदारनाथ के पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की अव्यवस्थाओं के चलते हुई मौत पर सरकार ने इस साल कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मैं लगातार
निरीक्षण कर रहा हूं यहाँ से और लगातार समीक्षा भी कर रहा हूं। 4 अभी तक बड़ी समीक्षाएं हम कर चुके हैं और पूरा हमारा उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले दिनों में जोशीमठ भी गया था। जोशीमठ के लोगों ने एक बड़ा आयोजन जोशीमठ ओली मैराथन के नाम से किया था, जिसमें देश भर के लोगों ने आकर भाग लिया था और पूरे भारतवर्ष के लोगों को, आने वाले सैलानियों को, आने वाले पर्यटकों को एक संदेश वहाँ से सब लोगों ने दिया था कि जोशीमठ भी चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं पिछले साल हुई चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा बदइंतजामी केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर रही, जहां 300 से ज्यादा घोड़े खच्चरों की मौत हुई थी। घोड़े खच्चरों की मौत पर बीजेपी नेता मेनका गांधी की संस्था ने राज्य सरकार को इस मामले में नोटिस भी भेजा था, जिसके बाद पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ पैदल मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया था। इस साल इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पशुपालन विभाग ने पहले से ही तैयारी कर ली है। घोड़ा खच्चर के डंडी गंडी के जो यूनियन है उनसे मिला था, हमारे श्रद्धालुओं से मिला था, हमारे अधिकारी लोगों से मिला था और कुछ कमियां सामने थी। वहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा था, आराम करने की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले हमने लगभग 16 समीक्षाएं बैठकें करी हैं। मैं खुद रुद्रप्रयाग 3-4 बार होके आया हूँ, वहाँ पर समीक्षा बैठकें करी हैं और हमने इस बार अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी करने का काम किया है। जो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें हमने 18 गर्म पानी की चरियाँ बना दी हैं ऑलरेडी, जो गीज़र से गर्म पानी मिलने की उनकी व्यवस्था रहेगी। एक पहली बार गौरीकुंड में लगभग 1500 से 2000 घोड़ों को आराम करने के लिए एक शेड बनाया गया है ताकि उनको आराम करने की व्यवस्था हो सके। इस साल शुरू होने वाली चारधाम यात्रा से पहले सरकार को उम्मीद है कि यात्रा में पिछले साल हुई श्रद्धालुओं की भीड़ का रिकॉर्ड टूटने वाला है। वैसे अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अब तक चारों धामों में दर्शन करने के लिए 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सरकार ने इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई बदलाव भी किए हैं। चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शनों में लगने वाले कई कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जहां सरकार तैयारियां पूरी होने का दावा कर रही है, तो वहीं चारधाम यात्रा से जुड़े विभाग भी पिछले साल की तुलना में इस साल बेहतर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा के दौरान धामों में इस बार दर्शन के लिए भी नई व्यवस्था परिसर के अंदर बनाई गई है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार सरकार की तैयारियों से श्रद्धालु कितने संतुष्ट नजर आते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड का मौसम विभाग आपदाओं को लेकर अलर्ट होने वाला है। छोटे डॉपलर रडार जल्द ही उत्तराखंड के मौसम विभाग की बड़ी मदद करेंगे, जिसके लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। ये रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए जल्द ही छोटे डॉपलर रडार लगाने की तैयारी की जा रही है। मौसम विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड बेहद संवेदनशील रहा है। मौसम विभाग की माने तो 4 धाम में ये रडार लगाए जाएंगे, जिसके लिए कागजी तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरे उत्तराखंड में तकरीबन 8 छोटे रडार लगाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बदलते मौसम की जानकारी छोटे डॉपलर रडार से सटीक तौर पर मिल सकेगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम समेत कुमाऊं में मानसरोवर यात्रा के आसपास का मौसम परिवर्तन भी छोटे रडार से मिल सकेगा। देहरादून के इलाकों में भी छोटे डॉपलर रडार को लगाने की तैयारी चल रही है। उसकी रेंज 25 से 50 किलोमीटर की होगी। छोटे एयर रेंज से लगातार डाटा मिलेगा, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से पहले ही अलर्ट होकर उनसे होने वाले नुकसान को कम करने में आसानी होगी। उत्तराखंड में जो रडार्स लगे हैं 2-3 साल में जो है करीब 2 तो हमारे लग गए हैं, जिसमें एक सुरकंडा जी में लगा और दूसरा मुक्तेश्वर में है और तीसरा रडार अगले 2 महीने में करीब हो जाना चाहिए हमारा लैंसडाउन में। तो इनकी भी रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है, ज़्यादातर एरिया को हमारे कवर करता है। लेकिन चूंकि हिली स्टेट है तो जो हायर हिल्स है अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की, उसके पीछे अगर कोई डेवलपमेंट हो रहे हैं तो वो हमको नहीं दिखते हैं। तो उसकी अगर मॉनिटरिंग चाहिए आपको तो कहीं वैलीज में उसमें आपको जो है रडार वो करने पड़ेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट का एक कंसर्न है कि भाई यहाँ पे हमारा जो चारधाम जो लोकेशंस है
और वहाँ पे हमारा फुटबॉल बहुत ज़्यादा है और वो मानसून सीजन में ही वो यात्रा होती है, तो लोगों की सिक्योरिटी है या उस तरह की जो चीज़ें हैं, सीवियर वेदर कुछ होता है तो उसमें हमको अच्छी इन्फॉर्मेशन और मिल पाए, तो उसके लिए ऐसा कुछ और सिस्टम जो है वो वहाँ लगने चाहिए। अभी तक चारधाम के मौसम की सटीक जानकारी देने में टिहरी के सुरकंडा का डॉपलर रडार उपयोगी साबित हुआ है। इस बड़े डॉपलर रडार की एयर रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर की है और एक बड़ी अपडेट मौसम विभाग तक पहुंच जाता है। ऐसे में अब छोटे डॉपलर रडार कितने लाभकारी साबित होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन छोटे डॉपलर रडार को अगर स्थापित किया जाता है तो यकीनन आपदाओं से निपटने के लिए और मौसम की सटीक जानकारी पाने के लिए ये एक अच्छी पहल साबित होगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने नेताओं के साथ किया घंटों मंथन। पार्टी में पनपे कलह पर विराम लगाने का आह्वान, कहा एकजुट होकर करे काम। पीएल पुनिया से मिलने के बाद अपने बयानों से पलटे विधायक प्रीतम सिंह, कहा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पार्टी को कर रहा मजबूत। बीजेपी को नसीहत, शीशों के मकान में रहने वाले पत्थर ना फेंके। चारधाम यात्रा की तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटी सरकार, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। केदारनाथ धाम में आकर्षण का केंद्र बन रही ध्यान गुफा, बुकिंग फुल। और देहरादून के त्यूनी आगजनी हादसे की जांच में बड़ा खुलासा, डीआईजी निवेदिता कुकरेती का बयान, प्रशासन की नहीं थी लापरवाही, सभी आरोपों को किया खारिज।